हंता वायरस। हाल ही में ये नाम काफी चर्चा में रहा है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के नजरिए से इसका रिस्क असेसमेंट करेंगे। हम इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि असल में ये कितना बड़ा खतरा है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे की असली साइंस को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक आउटब्रेक की एनाटॉमी को समझेंगे, फिर इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स, ट्रांसमिशन के तरीके, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने का सवाल और आखिर में अपना फाइनल पब्लिक हेल्थ असेसमेंट रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ एन आउटब्रेक। और इसके लिए हम 2026 की क्रूज शिप केस स्टडी को देखेंगे। इमेजिन कीजिए, अप्रैल 2026 एक आइसोलेटेड क्रूज शिप अर्जेंटीना से अंटार्कटिका जा रही है और अचानक वो एक मिस्टीरियस और जानलेवा बीमारी का सेंटर बन जाती है। ये केस हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि ये वायरस काम कैसे करता है। मरीजों में जो लक्षण दिखे उनका पैटर्न बहुत डराने वाला था। शुरुआत बस एक नॉर्मल बुखार और सिरदर्द से हुई, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही घंटों में ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में भयंकर तकलीफ में बदल गया। शिप पर और यहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी कई मौतें हुई। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को 2 मई को नोटिफाई किया गया, तो टेस्ट्स में इस तेजी से फैलने वाली मौतों के पीछे का असली कारण सामने आया: डेडली हंता वायरस। सेक्शन 2, हंता वायरस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। इस खतरे को समझने के लिए हमें इसकी बायोलॉजी को समझना होगा। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हंता वायरस को ये एक सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसों की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से अलग अलग तरह के चूहों यानी रोडेंट्स के अंदर पाई जाती है। अब आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, उसके हिसाब से ये वायरस इंसानों में 2 बिल्कुल अलग बीमारियों के रूप में सामने आता है। अगर हम एशिया या यूरोप की बात करें तो ये HFRS के रूप में दिखता है। आसान भाषा में कहें तो ये सीधे किडनी पर अटैक करता है और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। लेकिन अमेरिका में ये HPS बन जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे फेफड़ों पर इतना अग्रेसिव हमला करता है कि उनमें फ्लूइड यानी पानी भर जाता है और मरीज का दम घुटने लगता है। काफी खतरनाक है ना? और अगर हम इसकी गंभीरता की बात करें तो इसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक जा सकता है। मतलब इन्फेक्शन के बाद सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे चिंताजनक बात क्या है? आज की तारीख में FDA या WHO की तरफ से इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्की एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इस लड़ाई में खुद ही जूझना पड़ता है। सेक्शन 3, ट्रेसिंग हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स। भले ही आज न्यूज़ हेडलाइंस देखकर ऐसा लगे कि ये कुछ नया है, लेकिन सच तो ये है कि साइंटिस्ट्स पिछले 70 सालों से इस पैथोजन की स्टडी कर रहे हैं। ये रातों रात सामने नहीं आया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान जब 3000 सैनिक बीमार पड़े थे। 1980 में जब इस वायरस को पहली बार पहचाना गया। 1993 की नवाहो एपिडेमिक या 2005 से 2008 के बीच भारत के गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स के केसेस हों, इन सब में एक कॉमन लिंक है। ये सभी आउटब्रेक्स पूरी तरह से चूहों से इंसानों में फैले हैं। सेक्शन 4, ट्रांसमिशन के जटिल तरीके। तो ये फैलता कैसे है? 1993 के आउटब्रेक में मेडिकल साइंस को एक बड़ा सुराग मिला जब कुछ लोकल ट्राइबल एल्डर्स ने रिसर्चर्स को एक बहुत ही अमेजिंग इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताया। ये डोमिनो इफेक्ट कुछ इस तरह काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एल नीनो जैसा कोई एक्सट्रीम मौसम आता है जिससे भारी बारिश होती है। इस बारिश की वजह से पाइन नट्स या चिलगोजे जैसी फसलों की बम्पर पैदावार हो जाती है। अब जब इतना सारा खाना मिलेगा तो चूहों की आबादी में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और सीधी सी बात है, हमारे आसपास जितने ज्यादा इन्फेक्टेड चूहे होंगे, इंसानों के उनके संपर्क में आने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। एक सिंपल सी इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन जो आउटब्रेक में बदल जाती है। सेक्शन 5, इंसान से इंसान में फैलने का सवाल। दशकों तक वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि ये वायरस चूहों वाला बैरियर पार कर ही नहीं सकता, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकता। लेकिन दक्षिणी अर्जेंटीना में हुए एक आउटब्रेक ने इस मेडिकल धारणा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और यहीं एंट्री होती है एंडीज वायरस की। ये साउथ अमेरिका का एक स्पेसिफिक और बेहद खतरनाक हंता वायरस स्ट्रेन है। 2026 में जिस क्रूज शिप आउटब्रेक की हमने पहले बात की थी, वो इसी एंडी स्ट्रेन की वजह से हुआ था, जब कुछ पैसेंजर्स चूहों से भरे एक डंपिंग ग्राउंड में गए थे।
इस एक स्ट्रेन में साबित कर दिया कि हाँ, इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन बायोलॉजिकली बिल्कुल मुमकिन है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस समझना जरूरी है। कोविड-19 या फ्लू की तरह ये हवा में उड़ने वाला वायरस नहीं है। किसी दूसरे इंसान से हमें ये तभी हो सकता है जब बहुत ही क्लोज और काफी लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट हो या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स का एक्सपोजर हो। इसीलिए इसका ह्यूमन टू ह्यूमन फैलाव बहुत रेयर होता है और आमतौर पर यह सिर्फ परिवार के लोगों या देखभाल करने वाले मेडिकल स्टाफ तक ही सीमित रहता है। एपिडेमियोलॉजी के नज़रिए से सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? इसकी ट्रांसमिशन विंडो। बायोलॉजिकल लेवल पर एक इन्फेक्टेड इंसान औसतन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, वो भी एकदम बीमारी की शुरुआत में। बस एक दिन की ये छोटी सी विंडो ही है जो इस वायरस को जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने से रोक देती है। तो चलिए आते हैं सेक्शन 6 पर, फाइनल पब्लिक हेल्थ असेसमेंट। अब जब हमने इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और हिस्टोरिकल डेटा का अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, तो हम एक फॉर्मल थ्रेट लेवल तय कर सकते हैं कि आखिर रिस्क है कितना। तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या हंटा वायरस अगली ग्लोबल महामारी बनने वाला है? वैसे हाल की घटनाओं से डर लगना लाजमी है, लेकिन WHO के हिसाब से इसका ग्लोबल रिस्क अभी भी लो है। इसका सीधा कारण यही है कि एक तो ये हवा से नहीं फैलता और दूसरा वो एक दिन वाला ट्रांसमिशन विंडो इसे किसी भी तरह के अनकंट्रोल्ड फैलाव से रोकती है, तो ग्लोबल लेवल पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो चूहों की आबादी के आसपास रहते हैं या काम करते हैं। अपने घरों को अच्छी तरह सील रखें ताकि चूहे अंदर ना आएं, कचरे का सही से निपटान करें, खाने पीने की चीज़ों को खुला ना छोड़ें और अगर किसी धूल भरे स्टोर रूम में जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव ज़रूर पहनें। याद रखिए, चूहों और उनके मल मूत्र से दूर रहना ही बचाव की सबसे पहली लाइन है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसा साइलेंट थ्रेट है जो दशकों से एकदम खामोशी से अपना काम कर रहा है। जब तक मेडिकल साइंस कोई प्रॉपर एंटी वायरल या वैक्सीन नहीं बना लेती, तब तक अवेयरनेस, साफ सफाई और प्रिवेंशन ही इस वायरस के खिलाफ हमारे सबसे असरदार हथियार हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और वो इकोलॉजिकल ट्रिगर्स फास्ट हो रहे हैं जिनसे चूहों की आबादी में विस्फोट होता है, क्या हमारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगले अपरिहार्य लोकल आउटब्रेक के लिए सच में तैयार है? इस डेटा को देखते हुए ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर निरंतर वैज्ञानिक निगरानी रखनी ही होगी। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।